चलिए बच्चों, तो ये जो तीसरा चैप्टर था कलेक्शन ऑफ डेटा, इसमें हम क्वेश्चनायर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाले थे। वैसे तो आपको मैंने रफली बता दिया था क्वेश्चनायर का कंस्ट्रक्शन होता कैसे है, और लोगों को होमवर्क भी दिया गया था। जो नहीं बना पाए वो अगले जन्म में बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बाकी लेट्स हैव अ फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग की क्वेश्चनायर कैसे बनता है। सो एवरीबडी इज रिक्वेस्टेड टू पुट द हेडिंग इन द कॉपी, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वेश्चनायर और शेड्यूल। पुट द हेडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वेश्चनायर और अ शेड्यूल। और यहाँ पे कुछ आपको 14-15 पॉइंट्स मिलेंगे इंपॉर्टेंट, दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड while framing a questionnaire. Put the heading very quickly. Yes, sir. So क्वेश्चनायर के साथ सबसे पहले आप एक इंफॉर्मेशन लोगों को देते हैं जिनसे आप रिस्पॉन्सेज लेना चाहते हैं। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर, जिसको बोलते हैं कवरिंग लेटर। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप स्कूल में कभी एब्सेंट हो गए तो आपसे बोला जाता है कि लॉन्ग एब्सेंस है तो मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दीजिए। अब मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ आप एक एप्लीकेशन भी देंगे। दैट एप्लीकेशन इज बेसिकली कॉल्ड एज अ कवरिंग लेटर। समझ में आ गया? सो पहला पॉइंट लिख दीजिए, द जनरल प्रिंसिपल्स आर। पहला पॉइंट लिख दीजिए कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर में क्या क्या होगा, ABCD करके हम मेंशन करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज इट्स एक्सप्लेनेशन इन ब्रीफ, एंश्योर सीक्रेसी ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, सेल्फ एड्रेस्ड स्टैम्प, अगर ये मेल्ड क्वेश्चनायर है तो। मेल्ड क्वेश्चनायर नहीं है तो सेल्फ एड्रेस्ड स्टैम्प की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड इट कैन हैव फ्री गिफ्ट्स एंड कूपन्स एज वेल। सो कवरिंग लेटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, कि वो मेन एक्सप्लेन करता है कि इस स्कोप ऑफ जो स्टडी कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, इसका स्कोप क्या है, क्यों हम ये रिसर्च कर रहे हैं, क्यों हम क्वेश्चनर भरवा रहे हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि व्हेनसोएवर यू सबमिट एन एप्लीकेशन समवेयर, सपोज आपको जॉब के लिए कहीं अप्लाई करना है तो अपना बायोडेटा सबमिट करोगे। बायोडेटा ऐसे ही दोगे ऑफिस में जाके, उसके साथ कोई एप्लीकेशन नहीं लगाओगे। एप्लीकेशन लगाएंगे कि भाई हम यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं इस पोजीशन पे, तो अगर हमें जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो वैसे ही एक साथ में जो एप्लीकेशन लेटर होता है, दैट इज नोन एज अ कवरिंग लेटर है। ओके, सो इट प्रोवाइड्स अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, द स्कोप ऑफ द सर्वे, ऑब्जेक्टिव, क्या हम करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, किस एज ग्रुप को हमने कवर किया, सब कुछ रहेगा। कॉपी दीज पॉइंट्स क्विकली। एंड देन वी हैव द सेकंड पॉइंट, डिसीजन रिगार्डिंग क्वेश्चंस। यहां से हमारा सो कॉल्ड क्वेश्चनायर बेसिकली स्टार्ट होता है, जहां पे इट इज एक्सपेक्टेड कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो हमें सही तरीके से जवाब देंगे। सो पुट फर्स्ट में 4 पॉइंट्स एंड देन द सेकंड हेडिंग। चलिए, सो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चनर में क्या क्या डिसीजन लेने हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट चिल्ड्रन, सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस होने चाहिए जिसके ज्यादातर जवाब यस और नो में हो। गॉट इट क्लियर? तो राइट द फर्स्ट पॉइंट, रोमन 1, सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस। या थोड़ा सा एडवांस बनाना चाहते हो तो MCQ कर दीजिए, और उसमें भी ये नहीं कि एक क्वेश्चन के 10 रिस्पॉन्सेज होंगे, नो, हार्डली 4 या 5। तो स्टैंडर्ड MCQ में तो 4 ही चलते हैं, बट 3 वाला भी होता है, 5 वाला भी होता है, बट नॉट मोर देन दैट। बिकॉज अगर बहुत ज्यादा रेंज आप बना लेंगे तो कंफ्यूजन ऑफ द रिस्पॉन्डेंट विल इंक्रीज। तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि भाई MCQ में ऑप्शन पता है 20 ऑप्शन डाल दिए है। अब इंसान कहेगा इससे अच्छा तो मैं लिख ही लेता, सही रहता, मेरे को ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है। तो 4 ऑप्शंस आर कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड। तो दोनों पॉइंट्स लिख दीजिए, फर्स्ट इज सिंपल ऑल्टरनेटिव एंड सेकंड इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। थर्ड चिल्ड्रन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। आप किसी के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर यू मैरिड, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, आर यू एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे आर यू मैरिड में तो यस और नो हो जाएगा। हाउ मेनी मेंबर्स में भाई 1 से लेकर कितनी भी नंबरिंग हो सकती है। आर यू एम्प्लॉयड में भी यस और नो हो जाएगा। सो दीज आर ऑल्सो द क्वेश्चंस विच आर कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस, मतलब सिंपल ऑल्टरनेटिव आंसर्स वाले क्वेश्चंस। अब सर इसमें और सिंपल ऑल्टरनेटिव में फर्क क्या होता है? सिंपल ऑल्टरनेटिव में बस ये चीज है कि भाई आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, यस और नो। मल्टीपल चॉइस में चलिए 4 मिल जाएंगे। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है एक तरह का सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन बच्चों, बट वहां पे आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसका पर्पस ज्यादा है। आई रिपीट, उसका पर्पस ज्यादा इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव अ कार, आर यू इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज। भाई कार बहुत लोगों के पास हो सकती है, हायर स्टडीज के लिए बहुत लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं। अब सर इसी में अगर हम देखें, आर यू मैरिड, हाउ मेनी मेंबर्स, तो इन तीनों में आपको एक सिमिलैरिटी नजर आ रही होगी। ये तीनों क्वेश्चंस
रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ है। आई रिपीट चिल्ड्रन, रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ। बट यहां पे क्या इन दोनों क्वेश्चंस का आपस में कोई रिश्ता है? नो। कार होना और हायर स्टडीज में इंटरेस्ट होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो सिंपल ऑल्टरनेटिव की बात करें तो वो किसी एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस नहीं कर रहे, बस आपने किसी भी सीक्वेंस में क्वेश्चन सजा दिए। बट जब आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो आपके क्वेश्चंस किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, आर यू मैरिड, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, आर यू एम्प्लॉयड, क्या ये 10 से 12 साल के इंसान को टारगेट कर रहे हैं? नो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पे तो सबका आंसर नो ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। आर यू मैरिड में भी नो लिखेगा, अनएम्प्लॉयड में भी नो ही लिखेगा, यस लिखेगा, व्हाट्सएवर। क्या ये क्वेश्चंस किसी 70-80 साल के इंसान को टारगेट कर रहे हैं? भाई आर यू मैरिड में जनरली डेफिनेटली काफी केसेस में यस ही होगा। भाई अगर मैरिड है नहीं भी है तो भाई परिवार में लोग होंगे ही होंगे। और 70-80 साल का इंसान है तो वो अनएम्प्लॉयड ही होगा, एम्प्लॉयड नहीं होगा। तो ये क्वेश्चंस आपस में कोरिलेटेड है, बट सिंपल ऑल्टरनेटिव में कोरिलेशन नहीं है। ये बातें समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर ओपन एंडेड क्वेश्चंस? ओपन एंडेड का मतलब आपके क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है, आपको कुछ लिख के समझाना पड़ेगा। दैट इज नोन एज ओपन क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो सर अब हमको अपने क्वेश्चन में क्या चारों रखने पड़ेंगे? जरूरी नहीं है। आप सिंपल, ऑल्टरनेटिव और एमसीक्यू भी सिर्फ रख सकते हैं, सिर्फ आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी रख सकते हैं, आप सिर्फ ओपन क्वेश्चन भी रख सकते हैं, या हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ओपन रख दिए और कुछ आपने मल्टीपल चॉइस। आप अपना एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, आजकल जो पेपर्स आते हैं उसमें एमसीक्यूज भी होते हैं बच्चों, और उसके बाद ओपन क्वेश्चंस भी होते हैं, यस और नो। बट अगर हम बात करें कि भाई जिस सब्जेक्ट का एग्जाम आप देने गए, फॉर एग्जांपल मैथ्स का, तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मैथ्स से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन होंगे। क्या मैथ्स के पेपर में हिस्ट्री का क्वेश्चन चला आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो वैसे ही इन चारों में से आप चॉइस ले सकते हैं, चारों तरह के क्वेश्चन आपको डालने क्वेश्चन में, दैट विल आल्सो वर्क। कोई एक डालना है वो भी काम करेगा, समझ गए? चलिए, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। क्लोज एंडेड का मतलब जिसका बहुत ज्यादा आपको विचारधारा नहीं लिखनी है, यस नो, व्हेन वी विल कम, व्हेन वी विल गो, दे विल कम, दे विल गो, चार ऑल्टरनेटिव आपको दे दिए गए कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज इन विच कॉन्टिनेंट, तो आंसर हो सकता है साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो आपका आंसर क्या होगा? अफ्रीका। एशिया में था हड़प्पन सिविलाइजेशन, गॉट इट क्लियर। बट अगर आप पूछा जाए हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज लोकेटेड वेयर, अब वेयर में जो बच्चे कम पढ़ लिख के आए, जिन्होंने कल रात में किताब खरीदी है, वो सिर्फ लिख के आ जाएंगे नियर इंडिया, समझ में आ गया। और जिन्होंने किताब ही नहीं खरीदी, जो एकदम इंडिया गॉट टैलेंट चुल्लू पांडे की तरह थे ऑन द प्लेनेट अर्थ, ये उनका जवाब होगा। समझ में आ गया भाई, अर्थ में तो कहीं ना कहीं होगा ही होगा। जो बहुत पढ़े हैं वो कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन को भी 15-20 लाइन एक्सप्लेन करके चले आए, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स दे दिए, और ये भी बता दिया इंडिया और पाकिस्तान के बीच का एक एरिया था, वहां पे ज्यादातर लोग रहते थे, फिर इंडस वैली आ गई वहां पे, वगैरह वगैरह। मतलब बहुत कुछ लिख के आएंगे, जिसमें हो सकता है 90% बकवास लिखी हो। समझ में आ गया? हो सकता है वेस्ट बंगाल के बारे में कुछ डाल दिया, अब कहाँ इंडस वैली था, कहाँ वेस्ट बंगाल था, पूरा हिंदुस्तानी आधा जोड़ दिए वो लोग, कुछ ऐसा भी लिख के आएंगे। तो ओपन एंडेड में तो कितनी भी बकवास लोग भोग सकते हैं, बट एमसीक्यू में आंसर विल बी एग्जैक्टली करेक्ट और रॉन्ग, तीसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ये भी देखना पड़ेगा जब आप क्वेश्चनर बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो। भाई 2 क्वेश्चन का तो क्वेश्चनर कोई समझ में आएगा नहीं, और 200 का क्या सही लगेगा? नो। तो you can say average 5, 10, 11, 12 questions could be there. The answers for the question should be small and short, क्योंकि अगर आप ज्यादा लिखवाएंगे ना तो लोग आपका फ्री वाला काम ज्यादा करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। यहाँ बच्चे जो पैसे देके पढ़ते हैं वो तो एग्जाम में अपना आंसर लिख नहीं पाते ठीक से, जो स्कूलों में यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करते हैं। तो क्या आप उम्मीद लगाते हैं कि क्वेश्चन आयर कोई बहुत सिंसियरली भरेगा आपका? बिल्कुल नहीं। आप अपने ऊपर ही ले लीजिए, आप जाते होंगे पिज्जा हट, वो भी आपको एक छोटा सा 5-10 क्वेश्चन का क्वेश्चन देते होंगे, और आप भी एकदम बेमन से यस नो उल्टा पुल्टा टिक कर दोगे। आर यू ह्यूमन बीइंग? नो पे टिक हो गया। आर यू एन एनिमल? यस पे टिक हो गया। डू यू हैव पेट डॉग? डू काट के लिख दिया, यस आई एम अ पेट डॉग। समझ में आ गया? तो इसलिए जब आप अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत ध्यान से नहीं देखते, काफी बच्चे इंडिया में 99% बच्चे तो इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में, वो तो माँ बाप के डर से स्कूल कॉलेज चले जाते हैं सच। तो हम बिल्कुल उम्मीद नहीं लगा सकते कि क्वेश्चन कोई बहुत सिंसियरली भरेगा। अवॉइड क्वेश्चंस रिक्वायरिंग कैलकुलेशन। हाँ सर पता है सर,
मैथ्स में बैल है लोग सर, तो बेचारे कैलकुलेशन कर नहीं पाएंगे। नहीं, मैथ्स में बैल नहीं है, बट अगेन हो सकता है कि क्वेश्चंस ऐसे हो जो उनको आंसर करने में बड़ा टाइम लग रहा हो और इस चक्कर में वो उसको आंसर ही ना करना चाहें। एंड इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी आस्क्ड रिगार्डिंग इनकम और हैप्पीनेस इन द फैमिली और नॉट। जरूरी नहीं है कि लोग सही जवाब दे। मेनी अ टाइम्स हमने बच्चों के फॉर्म देखे हुए हैं, पूछ लो कि पेरेंट्स एनुअल इनकम कितनी है, कुछ बच्चे लिख के चले आते हैं बस ये पर मिनट की इनकम है और वो एनुअल से कंफ्यूज हो गए। अवॉइड क्वेश्चंस यूजिंग डबल नेगेटिव्स, ये क्या होता है सर? डोंट यू थिंक स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड? ये थोड़ा समझना डिफिकल्ट है, इसका इजी फॉर्म क्या हो सकता था? इजी फॉर्म, डू यू थिंक स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। समझ में आ गया? तो जहां पे दो बार नेगेटिव्स आ जाएं वो जवाब बदल देते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, चार ऑप्शंस दिए आपके लिए, आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, चार दिए आपके लिए, आंसर आसान है। बट अगर ये पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सही नहीं, सही नहीं, तो बच्चे की गलती होने के चांसेस ज्यादा है। जैसे असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें बच्चे कितनी बार फंस जाते हैं। बोथ ए एंड आर करेक्ट, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऐसे भी आता है। तो वही चीज यहाँ पे भी है। अगर आप डबल नेगेटिव वाले क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है रिस्पॉन्डेंट सही जवाब ना दे पाए। नो पर्सनल क्वेश्चंस, कंसल्टिंग विद देयर प्राइवेट अफेयर्स नेवर बी आस्क्ड, क्योंकि ये सामने वाले रिस्पॉन्डेंट को क्या करेंगे? इरिटेट करेंगे, अनकंफर्टेबल करेंगे। तो आपको पर्सनल सवाल नहीं पूछने चाहिए। सर मान लीजिए हमारा डेटा यही पर्सनल सवाल से रिलेटेड, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप वो वाला मेथड अप्लाई कर लीजिए, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू वाला। वहां से आप डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू लेके पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यू कर लीजिए, गॉट इट। अगर आप लिखवा के पूछेंगे किसी से पर्सनल क्वेश्चन कि भाई क्या आपने घर परिवार में बहुत खुश हैं, तो मेरे अलावा छोड़ के मैक्सिमम लोग यही लिखेंगे नो। समझ में आई बात? कॉपीट 7.8। अवॉइड लीडिंग क्वेश्चन, ये लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन जहां पे पहले का आंसर दूसरे में भी काम आ जाए। तो बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके नहीं बन पाएंगे, इसलिए आपको लीडिंग क्वेश्चन पूछने से भी बचना चाहिए। क्वेश्चन शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड, इलॉजिकल टू आस्क अ मैन इज इनकम बिफोर आस्किंग ही इज एम्प्लॉयड और नॉट। तो हमने एक क्वेश्चन नंबर 12 रखा, व्हाट इज योर इनकम 0 to 50,000, 50,000 ₹1 से 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपीज से 5 लाख एंड 5 लाख एंड अबव। और अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं आर यू एम्प्लॉयड। तो पहले वाले में क्या था? चोर था। हाँ, चोरों के ऊपर टेस्टिंग करनी है आपको, तो पहला क्वेश्चन पूछिए व्हाट इज योर इनकम और फिर पूछिए आर यू एम्प्लॉयड। अगर पहले इनकम भर दे रहा है और एम्प्लॉयड में कह रहा है नो, इसका मतलब श्योर है वो। समझ में आ गई? नेक्स्ट, प्रॉपर डिविजन एंड सब डिविजन ऑफ द क्वेश्चन शुड बी डन। अगर स्टार्टिंग में आप पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं तो बीच में एम्प्लॉयमेंट मत पूछिए, और अगर आप स्टार्टिंग में उसका एम्प्लॉयमेंट पूछ चुके हैं तो बार बार फिर से उसका एम्प्लॉयमेंट का जिक्र मत करिए। ओके, इंस्ट्रक्शंस टू द इंफॉर्मेंट्स। और ये जो सब डिविजन वाली बात है, ये मैं ऐसे भी ले सकता हूं। जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 12A है और 12B है। 12A एक चैप्टर से आया और 12B दूसरे चैप्टर से आ गया, और बच्चे को कह रहे हैं चॉइस है बेटा, ये वाला नहीं करना, तो दूसरा 12A और 12B कर लो। अब फर्क से ये है कि यहाँ पे जो चैप्टर पूछा गया, ये चैप्टर नंबर 12 और यहाँ पे चैप्टर नंबर 10, यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 और यहाँ पे चैप्टर नंबर 10। क्या कोई सही चॉइस दी गई है? नो, दोनों क्वेश्चन में चैप्टर्स आर एग्जैक्टली सेम। तो क्या बच्चों को चॉइस मिल पाई? जो बच्चा बेचारा 10th और 12th दोनों चैप्टर छोड़ के आया था, क्या वो एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख पाएगा? बिल्कुल भी नहीं लिख पाएगा। तो क्या इस तरह की क्वेश्चनिंग होनी चाहिए हमारे क्वेश्चनर में? चलो, क्या इस तरह की क्वेश्चनिंग होनी चाहिए? नॉट एट ऑल। इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियरली देने चाहिए कैसे क्वेश्चनर को भरना है। मेनी अ टाइम्स टिक और क्रॉस चलता है, और मेनी अ टाइम्स वो छोटे छोटे गोले बने होते हैं ना, चलो गोले बने होते हैं। हाँ, ओएमआर का फुल फॉर्म पता होगा लोगों को। और कभी कभी लोग ऐसे गोला कर देते हैं, कभी कभी ऐसे भर देंगे, कभी ऐसे भर देंगे। ये सारे तरीके गलत है। आपको गोले को प्रॉपरली बबल करना है। प्रॉपरली बबल करेंगे तो जाके कंप्यूटर उसको स्कैन कर पाएगा।
एनीबडी नोइंग द फुल फॉर्म ऑफ OMR शीट? अरे OMR का फुल फॉर्म नहीं पता? हे भगवान, डोंट नो द मीनिंग ऑफ OMR? OMR का मीनिंग नहीं पता? अरे बाप रे बाप, हे भगवान। और लोग कह रहे हैं कि हम 10th पास हैं। 10% भी नॉलेज नहीं है, 10% भी, एंड पीपल आर सेइंग कि 10th पास है। OMR का फुल फॉर्म नहीं पता? सही में एकदम जाहिल है, एकदम जाहिल, अनपढ़ और गवार, टोटल अनपढ़ और गवार। चलिए अच्छा, एक और पूछ लेता हूं। चेक में एक नंबर होता है बच्चों, उसको MICR बोलते हैं। सर ये एक ही खानदान के लग रहे हैं हमको सर, चाचा भतीजा लग रहे हैं सर। नहीं, ये जो MICR है ये चाचा का बेटा है, और OMR जो है ताऊजी का बेटा है। MICR का फुल फॉर्म तो पता होगा? आंसर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। कभी ये सोचा नहीं कि जब एग्जाम में OMR टाइप क्वेश्चन पेपर आता है, मतलब आंसरिंग शीट आती है, तो कैसे उसको चेक किया जाता है? स्कैनर होता है, नॉर्मल स्कैनर्स जैसे होते हैं वैसे पहले OMR के एक अलग स्पेसिफिकली डिजाइंड स्कैनर्स आते थे। एक तरफ से शीट डालिए, वो दूसरी तरफ से उसको स्कैन करके करेक्ट, रॉन्ग, अटेम्प्टेड, नॉन अटेम्प्टेड सारे रिस्पॉन्सेज सॉफ्टवेयर में डाल देगा। अब मान लीजिए कि ABCD ये 4 हेड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सबके सामने छोटे छोटे गोले बने होते हैं बच्चों। आंसर, छोटे छोटे गोले सबके सामने होते हैं। अब हमने सॉफ्टवेयर में पहले से फीड कर दिया कि सही रिस्पॉन्स कौन सा है, सही रिस्पॉन्स कौन सा है। मान लीजिए बी का सही रिस्पॉन्स, सॉरी 1 का सही रिस्पॉन्स आपने डी मार्क किया, सॉरी बी मार्क किया, और कंप्यूटर को पहले से पता है कि रिस्पॉन्स क्या है, बी। तो जिन्होंने बी मार्क किया होगा उन पे टिक कर देगा, और जिन्होंने नहीं किया उन पे क्रॉस कर देगा। स्टार्टिंग में जब ये सॉफ्टवेयर बना तो साइंटिस्ट ने या इंजीनियर्स ने या कंप्यूटर प्रोग्रामर्स में क्या किया, सिर्फ सही वाला ऑप्शन डाल दिया, गलत वाला नहीं डाला। एक भाई साहब कलाकार निकल गए, उन्होंने सारे गोले कलर कर दिए, सारे गोले कलर कर दिए सारे। और जब उनका रिजल्ट आया, क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग थी, उनको पूरे नंबर मिल गए। सोचा ये कौन जीनियस है जो इतना डिफिकल्ट पेपर पूरा सही कर दिया। तो पता लगा भाई साहब ने सारे गोले रंगे थे। और कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या लिखा था, सिर्फ सही सही, 1 का बी, 2 का डी, 3 का सी। तो कंप्यूटर ने सही वाले ले लिए, गलत वाले कंप्यूटर को पता ही नहीं थे कि ये गलत है कि सही है, पूरे नंबर आ गए। फिर उसके बाद प्रोग्राम को रीडिजाइन किया गया, और रीडिजाइन करके उसमें डाला गया कि सही ऑप्शन कौन सा है और गलत कौन सा है। ये भी इंस्ट्रक्शन दिया गया, अगर मल्टीपल गोले भर दिए जाए तो उसको भी कैंसिल कर दिया जाए। तब जाके OMR सिस्टम ठीक हुआ, नहीं तो पहले तो OMR सिस्टम बहुत ही बेकार टाइप का था इंडिया में। समझ में आ गई बात? तो OMR का फुल फॉर्म क्लियर हो गया। अब तो इतने पुराने खिलाड़ी हैं, कोविड में OMR वगैरह इतना देखा होगा, गूगल फॉर्म में भी होता है MCQ टाइप, वॉट इट क्लियर। बट वहां पे आप कलर नहीं करते हैं, और इसीलिए बोला जाता है कि इसको प्रॉपरली शेड करें ताकि कंप्यूटर ठीक से इसको रिकॉग्नाइज कर पाए। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR? ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। तो स्कैनर चेक करता है कहां पे ब्लैक है, जहां ब्लैक होगा वो रिस्पॉन्स नोट कर लेगा, जहां नहीं होगा वो रिस्पॉन्स को कैंसिल कर देगा। अब सर ये कैसे नोट करेगा? स्कैनर में लाइट होती है ना, तो जहां व्हाइट होता है वहां लाइट पास होने में टाइम बहुत कम लगता है, और जहां कलर्ड होगा वहां लाइट मैक्सिमम तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और बाकी पास हो जाएगी। तो कंप्यूटर में यही प्रोग्राम बनाया गया है कि जहां पे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, वो ऑप्शन रिपोर्ट कर दे, और जहां रिफ्लेक्ट ना हो उसको अनअटेम्प्टेड बता दे। ओके, चलिए। क्रॉस एग्जामिनेशन, ये क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है? क्वेश्चनायर ऐसा हो कि अगर आपने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को जानबूझकर गलत मार्क किया पूरे सर्वे की बैंड बजाने के लिए, तो अगले में आप फंस जाए। जैसे सर, एक क्वेश्चन आपको दिया गया जहां पे आपकी एज पूछी गई, और एक क्वेश्चन दिया गया जहां पे डेट ऑफ बर्थ। एज में आपने लिख दिया 45 ईयर्स, 2023 में आपका ये सर्वे चल रहा है, तो अगर आप 45 साल के हैं मतलब अराउंड 78 पैदा हुए होंगे, और आपने डेट ऑफ बर्थ में लिख दिया 2 जुलाई 1989। तो भाई 89 में जो पैदा हुआ वो 45 साल का कैसे होगा 2023 में? लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? उसकी एज हार्डली
34, 33, 35 ईयर्स के आसपास होगी। तो यहाँ पे आप फंस गए कि आपने डेटा गलत दिया है। क्वेश्चनायर शुड लुक अट्रैक्टिव। क्या करें, शाहरुख खान की फोटो लगा दें आंसर, या हनुमान जी की फोटो लगा दें साथ में? नो, क्वेश्चन इस तरह से इजी लैंग्वेज में डिफाइंड होने चाहिए, और जो फॉन्ट का साइज है वो थोड़ा लेजिबल होना चाहिए, पढ़ने में इजी हो, और स्पेसिंग शुड बी वेरी गुड, तब जाके क्वेश्चनायर अट्रैक्टिव बनता है। कुछ क्वेश्चनायर तो देखने में चिट की तरह लगते हैं, तो वैसे नहीं होने चाहिए। प्री टेस्टिंग के लिए हमने एक टर्म पढ़ा था लास्ट लेक्चर में चिल्ड्रन, व्हाट वाज दैट? पायलट सर्वे। मान लीजिए कि आपने 2000 लोगों को ये क्वेश्चनायर टेस्ट करना है बच्चों, तो पहले 20 लोगों पे टेस्ट कर लीजिए। अगर 20 पे ये ठीक काम कर गया, इसका मतलब 2000 पे भी ठीक काम करेगा। खोपड़े में बात गई? नहीं समझ में आई बात? अंडरस्टूड? तो पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन कैसे क्वेश्चनायर बनता है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई डाउट तो नहीं भाई? चलिए, सेंसस एंड सैंपलिंग टेक्निक। लोग कहेंगे सर ये क्या होता है? आपके घर में अभी कुछ ही दिन में लोग आने वाले हैं, पूरी फैमिली का सो कॉल्ड सर्वे लेने के लिए। उन लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस पर्पस के लिए भेजा है? जनगणना इन हिंदी, अंग्रेजी में बोलते हैं पॉपुलेशन सेंसस। व्हाट? तो ये जो पॉपुलेशन सेंसस है ना बच्चों, यहाँ पे सेंसस एक नाउन है, सेंसस एक नाउन है, बट हमारी पढ़ाई के केस में सेंसस इज अ टेक्निक। तो आप इसे वर्ब की तरह पढ़ेंगे, आप इसे वर्ब की तरह। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर मोहल्ले में टोटल 2480 घर हैं चिल्ड्रन, और आप जैसे सर्वे करने वाले ने 248 मतलब 10% होम्स का सर्वे किया, तो आप क्या बहुत हाई डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी से बोल सकते हैं कि जो डेटा 248 घरों का है वही बाकियों का भी होगा? नो, एवरी फैमिली हैज अ डिफरेंट सो कॉल्ड पॉपुलेशन। हर जगह एज फर्क होगी, हर जगह एजुकेशनल प्रोफाइल फर्क होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या 10% काम करने में पूरे डेटा का अंदाजा भी लग पाएगा? नहीं। बट आपने अगर सब्जी खरीदनी है लेटस से पोटैटो, और आप चलाते हैं अपनी सिटी के लेटस से 50 स्कूल्स में कैंटीन, और बहुत ढेर सारे एम्प्लॉयज हैं आपके अंडर में, लगभग 2-4-500 एम्प्लॉयज काम करते हैं, और कैंटीन में आपको बेचना है समोसा। डेली आपकी 10,000 समोसे की सेल है। कितनी? 10,000। एक समोसा अगर आप 10 का बेच रहे हैं, या मान लीजिए 5 ही रुपए का बेच रहे हैं, और 3 रुपए भी कमा रहे हैं, तो डेली का 30,000, महीने का 3,60,000। सर 3,60,000 के स्कूल तो 20 दिन चलते हैं एवरेज। चलिए मान लेते हैं 20 दिन चलते हैं, तो महीने का कितना हो गया? डेली आपकी 10,000 समोसे की सेल है, 3 रुपए पर समोसा आप कमा रहे हैं, तो कितना कमाया डेली? 30,000। 20 दिन में कितना कमाया? 6 लाख। साल का 72 लाख तो समोसा बेच के आ गया। साथ में कोल्ड ड्रिंक वगैरह में मार्जिन का में, बट कोई बात नहीं, तो 4 लाख तो कमा ही लेंगे। इतना समझ में आ गया? अब अगर आपको पोटेटो खरीदना है बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात आप सीधे किसान से जाके मिलेंगे, बट क्योंकि खेत बहुत दूर है तो आपने होलसेल मंडी में विजिट कर लिया। क्या आपके लिए एक एक पोटेटो छांटना पॉसिबल है चिल्ड्रन? नो। तो आपको रिक्वायरमेंट थी 100 क्विंटल्स पोटेटो की। कितने की बच्चों? आपने 10 केजी की क्वालिटी चेक कर ली। कितने की? 10 केजी। और 98% पोटेटोज एकदम बढ़िया मिले, बेकार वाले कितने मिले? 2%। आपने सप्लायर से नेगोशिएट किया कि जो रेट बता रहे हो 5% कम अगर करते हो तो हम 100 क्विंटल का ऑर्डर तुमको प्लेस करते हैं, क्योंकि आपको पता है 2% तो आपका लॉस ही हो जाना है। आपने 2-3% का मार्जिन और रख लिया। तो भाई आलू तो सब लगभग मोर और लेस एक ही जैसे होंगे, तो 10 किलो में अगर आपको पता लग रहा है 9 किलो 800 ग्राम एकदम सही है, तो आप मान के चलेंगे 100 क्विंटल्स में चिल्ड्रन, 98 क्विंटल्स में देयर वुड बी नो प्रॉब्लम। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज व्हाट? सैम्पलिंग। गॉट इट क्लियर? गेहूं खरीदने आप जाते हैं, अगर एक एक दाना उठा के देखते हैं, या चावल की 10 किलो की बोरी घर में आती है, तो क्या पापा मम्मी दादाजी आप क्या एक एक दाना चेक करते हो? थोड़ा सा हाथ में लेके देख लिया, क्वालिटी ठीक लग रही है तो हमने खरीद लिया। व्हाट वी डिड? सैम्पलिंग। आप मेरे को बता सकते हैं बच्चों, धरती का सबसे पहला सैम्पलिंग कहां पे हुआ था? रामायण देखी होगी आपने, शबरी का नाम सुना होगा। राम जी को बेर खिलाने से पहले एक एक बेर चेक किया था।
तो दैट वाज नॉट सैम्पलिंग, दैट वाज सेंसस एक्चुअली, क्योंकि एक एक बेर, ये नहीं कि 10% को टेस्ट करके देख लूं, अगर 10% ठीक होंगे तो बाकी भी ठीक होंगे, बट शी वाज एक्चुअली डूइंग व्हाट चिल्ड्रन, सैम्पलिंग कर रही थी वो। और पता नहीं गूगल में किस किस बेवकूफ साइंटिस्ट का नाम, इकोनॉमिस्ट का नाम लिख जाता है। शी वाज द वन फर्स्ट दैट आई वुड कंसिडर कि जिन्होंने सैम्पलिंग थ्योरी अप्लाई की होगी। चलिए खैर, इसलिए जल्दी से आंसर दे दिया बिकॉज मेरे को पता था किसी को नहीं पता। तो दो टेक्निक्स होती हैं बच्चों स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की, एक होता है सेंसस और दूसरा होता है सैम्पलिंग। सेंसस थोड़ा छोटा है, सैम्पलिंग में थोड़ा काम ज्यादा है। तो सेंसस मेथड लिखकर, और सबसे पहले तो आप हेडिंग लिख लीजिए, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन डेटा कलेक्शन टेक्निक। पुट द हेडिंग इन योर कॉपीज, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन डेटा कलेक्शन टेक्निक। To put the definition of census method as well, children. So when a statistical investigation is conducted wherein the data is collected from, ये important है children, each and every element of the population. अब population का मतलब इंडिया की population मत समझ लीजिएगा। अगर 10,000 लोगों से आप statistical investigation data collect करते हैं और कुल 10,000 के ऊपर ही आपको रिसर्च करनी है, तो 10,000 लोग आपकी पॉपुलेशन हो गए। आई रिपीट चिल्ड्रन, these 10,000 people will be called as what? Population. इसको हम यूनिवर्स भी बोलते हैं। समझ में आ गई बात? So if a survey is to be conducted in a class of 50 students, all 50 would be called as a population or universe. और सबसे सर्वे किया गया तो सेंसस, 50 में से कुछ 10 को ले लिया हमने, और जो 10 का डेटा होगा मानेंगे बाकी 40 के ऊपर भी वही काम कर रहा है। दैट इज सैम्पलिंग बेसिकली। डिफरेंस समझ में आ गया? तो पूरे जितने लोग होते हैं जिनके ऊपर आपको स्टडी करनी है, दे कॉन्स्टिट्यूट द यूनिवर्स और पॉपुलेशन। ओके, अपडेट फास्ट चलो। तो सबको समझ में आ गया सैम्पलिंग का और सेंसस का बेसिक मीनिंग क्या होता है? सो जब आपका एरिया ऑफ स्टडी बहुत लिमिटेड हो और आपको काफी इंटेंस और यू कैन से हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी वाली स्टडी चाहिए, तो यू विल फॉलो विच मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन? सेंसस। व्हाट? सेंसस। बहुत वाइड एरिया है और काफी कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में मिलती जुलती हैं उन लोगों की जहां से आपको डेटा कलेक्ट करना है, और ये लोग मिला के हैं 1 करोड़। तो आपने सोचा कि अगर 1 लाख लोगों का, दैट इज 1% लोगों का डेटा कलेक्ट कर ले, जो 1 लाख लोगों का डेटा हमें रिपोर्ट देगा वही बाकी के 99 लाख लोगों का भी होगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है पूरे के पूरे लोगों के बीच में जिनके ऊपर आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तब तो सैम्पलिंग चल सकता है। बट इफ पीपल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, एरिया भी बहुत कम है, तो यू कैन गो फॉर व्हाट? सेंसस। बट इंडिया में जो पॉपुलेशन का सेंसस होता है वो सेंसस मेथड से चलता है, इसलिए उसको पॉपुलेशन सेंसस बोलते हैं। और यहाँ पे तो भाई डेटा कॉमन हो ही नहीं सकता, तो हमको एक एक घर विजिट करना पड़ता है। बट मेनी अ टाइम्स लोग ऐसा काम नहीं करते, तो गवर्नमेंट बोलती है सेंसस करिए और लोग क्या करके चले जाते हैं? वो सैंपलिंग करके चले जाते हैं। एग्जाम आया इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का, 34 क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्टेड। तो टीचर एक्सपेक्ट करता है कि बच्चा पूरी पढ़ाई करके आया है और पूरा पढ़ेगा और करेगा। टीचर ने तो सेंसस के हिसाब से पढ़ाया एक एक टॉपिक, बच्चा सैम्पलिंग के हिसाब से पढ़ के आया है, और एग्जाम सुपर सैम्पलिंग के हिसाब से दे रहा है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? और अगल बगल कहीं मुंह मार के भी आंसर लिख रहा है। व्हाट इज डूइंग? सेंसस। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? चलिए। सो डेमोग्राफिक डेटा ऑन बर्थ एंड डेथ रेट, लिटरेसी, वर्कफोर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ये सारी चीजें कलेक्ट करने का काम कौन करवाता है? गलत जवाब। ये तो जो देखते हैं वही बोल देते हैं। NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन। फिर ये डेटा CSO को दिया जाता है। CSO कैलकुलेट करता है मीन, मीडियन, मोड, डिविएशन, स्टैंडर्ड एंड ऑल दैट, बहुत ढेर सारा। और इसको छापने की जिम्मेदारी किसके पास है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। सर ये क्या रजिस्टर लेके दिन भर घूमते रहते हैं? सीनियर IAS की पोस्ट होती है, लोग समझ रजिस्टर लेके घूमते रहते हैं। ओके,
समझ में आ गया? जैसे ऑडिटर जनरल आपने सुना होगा, एजी ऑफिस जैसा लोगों ने बहुत सुना होगा। तो एजी ऑफिस जो होता है, ये होता क्या एक्चुअली, जैसे आपके पापा बिजनेस कर रहे हैं, तो वो तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएंगे और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखा के कहेंगे हमारा आईटीआर फाइल कर दो, इनकम टैक्स रिटर्न, और हम सरकार को टैक्स दे दें। तो वैसे ही सरकार का भी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, रेलवे एंड ऑल दैट, तो इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन चेक करता है? इनके होते हैं ऑडिटर जनरल। व्हाट? ऑडिटर जनरल। तो जितनी भी गवर्नमेंट की, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका खाता भाई चेक करना, बनाना, सही करने का काम एजी ऑफिस वालों का होता है। हर स्टेट में एक एजी होता है। एजी मतलब एक है ऑडिटर जनरल। व्हाट? ऑडिटर जनरल। खोपड़े में बात गई? तो ये आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं एक तरह के। समझ में आई बात कि नहीं? तो वैसे ही आरजीआई होता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। समझ गए बच्चों? सो फेमस एग्जांपल, सेंसस ऑफ इंडिया हर 10 साल में होता है। लास्ट 2011 में हुआ था, अगला होना था 2021 में, कोविड चाचू चले आए जिसकी वजह से टल गया। अभी 23 में ये स्टार्ट हो जाएगा फिर से। ओके, तो सेंसस मेथड को आप कंप्लीट एन्यूमरेशन, 100% एन्यूमरेशन या कंप्लीट सर्वे भी बोलते हैं, क्योंकि एक एक को पकड़ा जाता है। अब सर मान लीजिए हमारे पड़ोस में आए, सर्वे करके चले गए, 3 दिन बाद उनके यहाँ एक नन्ना मेहमान चला आया, तो उसका डेटा, उसके डेटे की कोई चिंता नहीं है। उस नन्हे मेहमान का हॉस्पिटल से एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर उसके पापा मम्मी को पता है कि 2 साल बाद जब स्कूल में एडमिशन कराएंगे, 3 साल बाद, तो स्कूल वाले क्या मांगेंगे? नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बर्थ सर्टिफिकेट। तो उसकी एंट्री जाकर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में करा देंगे, तो डेटा वहां से नोट हो जाएगा। बट यस, अगर आज 28 अगस्त 2023 को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने डेटा छापा, तो हो सकता है डेटा 1 महीने पुराना हो, 2 महीने पुराना हो, 4 महीने पुराना हो, ये लेटेस्ट नहीं होता है। डेटा छप रहा है, 25 बच्चे और पैदा हो गए हिंदुस्तान में, अब उनको रजिस्टर कर पाएंगे उसके अंदर? नो सर। उनका नाम अब कब आएगा? उनका नाम अब 10 साल बाद नहीं आएगा। जब किसी की डेथ होती है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट बनता है नगर निगम में। कोई पैदा होता है बच्चा तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। तो बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास चला जाता है, और गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंगली अपने डेटा को प्लस माइनस कर लेती है। फिर जब इलेक्शन में वोटिंग होती है, तो जितने 18 साल से ऊपर होते हैं वो अपना बनवाते हैं इलेक्शन कमीशन का कार्ड, वोटिंग के लिए एलिजिबल है, तो फिर वहां से उनका डेटा क्रॉस चेक किया जाता है। बट आई कैन से कि भाई ये 100% एक्यूरेट नहीं होता है। आप बोल सकते हैं कि ये लगभग 95% तक की एक्यूरेसी रखता है। ठीक, तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज सेंसस मेथड? बच्चों सब लोग समझ गए? तो 2011 का सेंसस 121 करोड़ 1,93,422 लोगों की जनसंख्या बता रहा था, जिसमें लगभग 62 लाख मेल्स थे और 58 लाख फीमेल्स। सेकेंड कंट्री आफ्टर चाइना टू क्रॉस द 1 बिलियन मार्क। ओके, तो इस मेथड के मेरिट्स क्या क्या हैं? जहां पे इंटेंसिव स्टडी आपको चाहिए, बहुत इन डेप्थ, आपको मेल फीमेल की गिनती चाहिए, उनका एज, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल लेवल, इनकम, हेल्थ कंडीशन, ये सारा डेटा चाहिए जो बहुत ही ज्यादा पर्सनल होगा। यू हैव टू गो फॉर सेंसस मेथड। द लेवल ऑफ एक्यूरेसी इज वेरी 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 हाई। और ये काम कहां पे करेगा? जहां पे आपके जो लोग हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा कॉमन ना हो, अनकॉमन हो। हेट्रोजीनियस शब्द आपने सुना होगा, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस। तो सिमिलैरिटी बहुत हाई लेवल की है तो होमोजीनियस, और लो लेवल की है तो हेट्रोजीनियस। समझ गए बात को? चलो चलिए बच्चों, ये सबको समझ में आ गया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो जहां पे डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम वेरीड है, बहुत डिफरेंट टाइप की है, वहां पे आपका ये मेथड ऑफ सेंसस चल जाता है। जहां पे आपको पता है कि मेजॉरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी हैं, 100 लोगों का सर्वे आपको चाहिए और सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स मोर और लेस एक जैसी हैं, सब स्टूडेंट्स एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो 10 बच्चों का आईक्यू टेस्ट कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा, बाकी 90 का डेटा भी सेम होगा, तो वहां पे सैंपलिंग चल जाएगा। बट वेयर द डेटा इज हाईली वेरीड, वहां पे सैंपलिंग नहीं चलता। कौन सा मेथड चलेगा? सेंसस चलेगा। समझ में आ गया? चलिए, आज की सेवाएं यही समाप्त होती हैं।